हेलो दोस्तों, एलके यूनिक स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख पाएंगे कि समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ें वो कैसे समुद्र में तैरती हैं, वो समुद्र के अंदर क्यों नहीं डूबती, और जब हम लोग किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर ले जाते हैं तो वस्तु द्रव के अंदर हल्का क्यों हो जाता है। ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले ये जो छोटे छोटे वस्तु होते हैं, जैसे मार्कर हुआ, सुई हुआ, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हुए, पेड़ का पत्ता हुआ, ये सब किसी द्रव के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर तैरते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बड़े बड़े वस्तु हुए, जैसे नाव हुआ, पानी का जहाज हुआ, ये सब इसी सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैरते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बर्तन है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बर्तन है और इस बर्तन में हम लोग क्या भरे हुए हैं, कोई द्रव। ठीक है दोस्तों, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई वेटिंग मशीन है। कौन सी मशीन? वेटिंग। साइंस में वेटिंग मशीन का मतलब वह मशीन जो किसी वस्तु के भार को मापती है, उसे हम लोग कौन सा मशीन कहते हैं? वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन। अब देखिए, अब इस वेटिंग मशीन पर अगर हम लोग कोई एक लोहे का टुकड़ा बांध दें, लोहे का कोई एक टुकड़ा, जैसे मान लीजिए ये जो है ये एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा। अब मान लीजिए इसका जो भार है वो है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यहाँ पर ये जो लोहे का टुकड़ा था उसका जो भार है वो है 10 किलोग्राम, लेकिन जब हम लोग इस लोहे के टुकड़े को इस द्रव के अंदर लेकर आते हैं, मान लीजिए इस लोहे के टुकड़े को हम लोग कहाँ पर लेकर आए? इस द्रव के अंदर, द्रव के अंदर। तो क्या होता है, तब हम लोग इस वेटिंग मशीन में इसके भार का रीडिंग देखते हैं, तो जो रीडिंग है वो 10 किलोग्राम से हटकर 6 किलोग्राम हो जाता है। 10 किलोग्राम से घटकर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 किलोग्राम। वही यहाँ पर लिखा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यहाँ भार में कमी आ गई, पहले कितना था 10, द्रव के अंदर कितना है 6 किलोग्राम, कमी आ जाती है। अब आगे क्या लिखा है? भार में यह आभासी कमी, भार में आभासी कमी कितना हुआ है दोस्तों? 4 किलोग्राम का। 4 किलोग्राम का भार में क्या हुआ है? कमी हुआ है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। दोस्तों, जब हम लोग इस लोहे के टुकड़े को इस बर्तन के अंदर द्रव में रखते हैं तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये अपने आयतन के बराबर जल को हटाएगा। ठीक है, अपने आयतन के बराबर जल को क्या करेगा? हटाएगा। दोस्तों, हम लोग क्या माने हैं? ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन में ये जो द्रव है वो एकदम फुल भरा हुआ है, यानी कि इस बर्तन में अब और द्रव हम लोग नहीं भर सकते। तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा कोई एक बड़ा बर्तन है, कोई एक बड़ा सा बर्तन है। ठीक है, अब इस बड़े से बर्तन के अंदर मान लीजिए हम लोग इस छोटे से बर्तन को रखे हैं, तो जैसे ही हम लोग इस लोहे के टुकड़े को इस बर्तन के अंदर द्रव में लेकर आते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो जल होगा वो क्या होगा? ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल कर वो इस बड़े वाले बर्तन में क्या हो जाएगा?
दोस्तों ये मान लीजिए कोई एक बड़ा बर्तन है, ठीक है। अब इस बड़े बर्तन के अंदर ये जो छोटा बर्तन है रखा हुआ है। जब हम लोग इस लोहे के टुकड़े को इस बर्तन में उपस्थित द्रव के अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ से जो जल होगा ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो आने के बाद इस बड़े वाले बर्तन में क्या हो जाएंगे, जल इकट्ठा हो जाएंगे। और इस जल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इस जल को हम लोग पाइप नली से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस जल को हम लोग मापते हैं या तौलते हैं तो इस जल का जो भार होता है, इस जल का जो भार होता है, जल का जो भार होता है दोस्तों वो भी 4 किलोग्राम ही होता है। क्या होता है, वो भी 4 किलोग्राम ही होता है। तो बस जल का भार बराबर वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी। तो यही है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब हम लोग किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर लेकर जाते हैं तो वस्तु का जो भार है वो घट जाता है। और वस्तु के भार में जो कमी आती है वस्तु के भार में जो कमी आती है वो कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या था, यह हमारा लोहे का एक टुकड़ा था जिसका वजन था 10 किलोग्राम। जब हम लोग इसको जल के अंदर लेकर आए तो इसका वेट जो है वो हो जाता है 6 किलोग्राम, यानी कि इसके भार में कमी कितना हुआ है, 4 किलोग्राम का। तो ये जो लोहे का टुकड़ा है इसको जब हम लोग अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ से ये जो जल निकलता है, इस जल को हम लोग जब पाइप नली से निकाल कर तौलते हैं तो उसका भार भी 4 किलोग्राम ही होगा। दोस्तों ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो दोनों का मान, जल और भार में कमी का जो मान है वो बराबर आता है। यही है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। यही है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को किसी द्रव के अंदर लेकर जाते हैं तो वस्तु जो है वो हल्का हो जाता है और उसके भार में कमी आ जाती है। और भार में जो कमी रहती है और भार में जो कमी उत्पन्न होती है वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर रहती है। तो यही कारण है दोस्तों, जब हम लोग किसी भी वस्तु को या हम लोग जल के अंदर डूबते हैं या किसी वस्तु को हम लोग किसी द्रव में फेंक कर उसको खींचते हैं तो वो जो वस्तु है वो बड़े आसानी से बहुत कम बल लगाकर हम लोग उसे खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो भार है वो किसी द्रव के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि आर्किमिडीज का तैरने का सिद्धांत। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग किसी पत्थर को किसी जल में डालते हैं तो वो जो पत्थर होता है वो उस जल में डूब जाता है। लेकिन जब हम लोग कोई किसी ऐसे पदार्थ को जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है, जैसे कोई ट्यूब है उसमें हम लोग हवा भर दें या स्पंज, इसको जब हम लोग किसी द्रव के पृष्ठ पर रखते हैं तो ये सब द्रव के अंदर नहीं डूबते हैं, ये द्रव के पृष्ठ पर तैरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई 3 बर्तन है। ये मान लीजिए बर्तन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई द्रव भरा हुआ है। तो जब हम लोग किसी ऐसे पदार्थ जिसका घनत्व तो अधिक होता है, उदाहरण में ईंट हुआ, पत्थर हुआ, लोहा हुआ या धातु कोई हुआ, उसको जब हम लोग किसी द्रव में डालते हैं तो वो लोग द्रव के अंदर चले जाते हैं और उस पात्र जिसमें वो रखा हुआ है उसके सबसे नीचे वाले सतह पे जाके रुक जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों पहला उदाहरण। जैसे हम लोग कोई पत्थर को जब हम लोग किसी तालाब में डालते हैं या फेंकते हैं तो वो जो पत्थर है वो तालाब के सबसे नीचे वाले तल पे जाकर रुक जाता है। और इस स्थिति में वो जो पदार्थ है या पत्थर है उसका जो भार है उस पत्थर के द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, तभी वो जाकर उस तालाब या बर्तन के नीचे वाले तल पर क्या हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरी स्थिति समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई तालाब है, किसी तालाब में
कोई व्यक्ति कूद रहा है, ठीक है। तो कूदने के बाद होता क्या है दोस्तों, वो उस तालाब में डूबने लगता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है, ये कोई तालाब है जिसमें जल भरा हुआ है, ये कोई तालाब है जिसमें जल भरा हुआ है, और यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है जो इसमें नहाना चाहता है। तो वो जब इसमें कूदता है तो कूदने के बाद वो इस तालाब के अंदर जाने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो तैरने लगता है तो वो अंदर नहीं जाता है, वो इस जल के पृष्ठ पर तैरता है। ऐसा क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये जो व्यक्ति है इसका जो वेट है वो है 60 किलोग्राम, ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसका वेट जो है मान लीजिए वो है 60 किलोग्राम। तो जब वह व्यक्ति इस तालाब में कूदता है तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति है वो 40 किलोग्राम मान लीजिए वो जो व्यक्ति है उसका जो भार है वो है 60 किलोग्राम। लेकिन जब वो इस पानी में कूदता है तो वो मान लीजिए 40 किलोग्राम जल को हटा रहा है, लेकिन हटाना कितना चाहिए उसको, 60 किलोग्राम। तभी तो वो तैर पाएगा, नहीं तो डूबकर मर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इस स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा वो अपना हाथ और पैर चलाने लगेगा, यानी कि तैरने लगेगा। तो इस हाथ को और दोनों पैर को जब वो चलाएगा तो हाथ और पैर के द्वारा चलाने से कुछ जल जो होगा वो हटेगा। तो वो जब जल हटेगा तब ये जो 40 किलोग्राम है, यानी कि हटाया गया ये जो जल है ये 40 किलोग्राम है, और मनुष्य का जो भार है वो कितना है, 60 किलोग्राम। तो जब वो तैरने लगेगा तो तब जो है जो हटाया गया जल होगा वो इस मनुष्य के भार के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो भार है और ये जो हटाया गया जल है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कब, जब वो अपना हाथ और पैर दोनों चलाने लगेगा तब, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आदमी जो है वो तैरने लगेगा, नहीं तो अगर वो सिंपल उस तालाब में कूद जाता है तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि ये पहली स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब वो अपना हाथ और पैर चलाएगा तो हाथ के द्वारा हटाया गया और पैर के द्वारा हटाया गया जल जुड़कर इस वस्तु के भार के बराबर जल को हटा देगा, और वह नहीं डूबेगा, वह इस जल के पृष्ठ पर क्या होगा, तैरने लगेगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा नियम, तीसरा तो मान लीजिए ये कोई बर्तन है जिसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है। तो इस बर्तन में अगर हम लोग कोई ऐसा पदार्थ जिसका घनत्व तो बहुत कम हो, उदाहरण में कोई एक ट्यूब है जिसमें हम लोग हवा भरे हैं, तो उसको जब हम लोग इस द्रव पर रखते हैं तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपरी सतह पर खूब तैरता है, यानी कि डूबता नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये जो वस्तु है इसका जो भार होता है वो हटाए गए जल के भार से कम होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में इस वस्तु का जो भार होता है वो हटाए गए जल के भार से क्या होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये जो जहाज होती है, जहाज, उसका जो नीचे वाला तल होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब इसको कर्व मॉडल हम लोग कर देंगे तो जहाज का जो नीचे वाला तल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो वो और अधिक पानी को हटाएगा, और जब और अधिक पानी को हटाएगा, देखिए यानी कि वस्तु के द्वारा हटाया गया जब जल अधिक होगा तो वो जो वस्तु है वो क्या करेगा, और आसानी से उस जल के या उस द्रव्य के पृष्ठ पर तैरेगा। तो इसीलिए दोस्तों जो जहाज होती है इसका जो नीचे वाला तल होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कर्व मॉडल, कि जब कर्व मॉडल है